हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो जैसा अभी एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है, बेसिकली एग्ज़ाम में सारे एमसीक्यूज़ ही कवर करते हैं और हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं अपने चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो एग्ज़ाम 2 जनवरी 2022 को कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम आज एक सेशन अपलोड कर रहे हैं जहां हम अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट ने ही प्रोवाइड किए हैं अपने स्टूडेंट्स ई बुलेटिन में, और कुछ मंथ्स की हम लोग स्टूडेंट्स ई बुलेटिन डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इस ई बुलेटिन की कॉपी नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम सारे ई बुलेटिन्स अपलोड कर देंगे अपने सीएमए फाउंडेशन ग्रुप पे, जो कि हमने व्हाट्सएप पे बनाया है, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपलोड कर देंगे। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमने मैक्सिमम चैप्टर्स अपलोड किए हैं विद कॉन्सेप्ट क्लासेस एज वेल एज एमसीक्यूज़, जहां हमने थ्योरी बेस्ड अलग एमसीक्यूज़ डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल बेस्ड अलग डिस्कस किया है। मैक्सिमम चैप्टर्स के आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, बट वो हमारे सेकेंड चैनल पे है, सीए काजल डेरोलिया। आप सीए काजल डेरोलिया करके चैनल सर्च करना। ये हमारा सेकंड चैनल है जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के लिए ही बनाया गया है। वहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस एज वेल एज एमसीक्यूज बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप वो चैनल देख सकते हो। चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देख लेते हैं। एग्जाम में अगर बात करें तो एमसीक्यूज आता है, बट ट्रू एंड फॉल्स को भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं एमसीक्यूज में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज मनी। ट्रू, क्योंकि जब पैसा आया, जब मनी आया, तभी तो उसकी अकाउंटिंग होना स्टार्ट हुई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू। दैट इज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेज द कैपिटल इज इनकम। नो डाउट, अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में बेसिकली हम देख लेते हैं कि हम ऐड क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट, और हम क्या ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं नेट लॉस, और क्या लेस करते हैं, ड्राइंग्स। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर हमारी इनकम होगी तो क्या हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा? हाँ, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से जिससे इनकम हो रही होगी उससे हमारा कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स इज कॉल्ड कैपिटल। नो, अगर हम लोग बात करें क्रेडिटर्स की तो जो पैसा हम लोग क्रेडिटर्स से उधार लेते हैं उसको हम कैपिटल नहीं कहते। कैपिटल बेसिकली वो पैसा होता है जो आप अपने ओनर से उधार लेते हो। क्लियर? तो क्रेडिटर से जो पैसा उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। यस, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? सर्विस फंक्शन ही है। अब बेसिकली अकाउंटिंग की बात करें तो ये सर्विस फंक्शन है, और हम कह सकते हैं कि सर्विस एक्टिविटी है। बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज़ कि हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है। क्लियर? मतलब बेसिकली जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके बारे में हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। नो, ये हमेशा कैश बेसिस पे बनता है, और अक्रूवल बेसिस पे क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोडेड हैं। वो भी हमारे सेकंड चैनल पे है, सीए काजल डेरोलिया, जहां आप जा करके वो सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रांजेक्शन्स। अब देखो, सबसे पहले मतलब समझो कि ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। ट्रांजेक्शन्स मतलब तो बिजनेस में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं बेसिकली बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन्स। और जो भी हमारा रिजल्ट आता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, उसको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? इवेंट। बेसिकली जो रिजल्ट आता है हमारे बिजनेस का उसको हम कहते हैं इवेंट। क्लियर? हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। तो ये तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना। बेसिकली अगर एम्प्लॉय की बात करें, उसको निकाला जा रहा है बिजनेस से, तो यहाँ क्या कोई बाइंग सेलिंग हो रही है? नहीं। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ। गुड्स ऑर्डर किए गए हैं बट उसकी डिलीवरी कब होनी है? नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। लैंड इज परचेज्ड फॉर कैश। यस,
अगर लैंड हम परचेज करें हैं कैश से रिलेटेड तो वो बुक्स में भी रिकॉर्ड होगा, प्लस वो बाइंग एंड सेलिंग से भी रिलेटेड है। गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट हमने गुड्स परचेज किया है तो ये भी क्या है हमारे बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन जो कि हमारी बुक्स को अफेक्ट करेगा। एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस बाय फायर। अगेन अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है मतलब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलना है तो ये भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग का पार्ट बनता है ये। और ये भी क्या है ट्रांजेक्शन्स है क्योंकि यहाँ पे भी इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है कैश का हम कह सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बुक्स को अफेक्ट करेगा। क्लियर? तो फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन नहीं है और बाकी 3 क्या है ट्रांजेक्शन है। क्लियर? अब देखो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन्स टू, कह रहा है कि किसी भी इंटरप्राइज से रिलेटेड जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो मतलब ट्रेडिंग पीएल एज वेल एज बैलेंस शीट, तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो किसके लिए होती है, इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमी एज अ होल, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस जब भी हम पीएल या बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं या सोल प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ऊपर हमने बताया भी था कि ओपनिंग कैपिटल में बेसिकली हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर नेट लॉस हुआ तो लेस करते हैं और ड्रॉइंग्स लेस करते हैं। क्लियर? तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और हमारे पास तीनों ही ऑप्शन में क्लोजिंग कैपिटल का ही इक्वेशन दिया है, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल तो ठीक है, बट प्रॉफिट को माइनस किया तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। अब ये प्लस माइनस प्रॉफिट क्यों लिखा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि अगर लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड भी देख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। क्या एडिशनल कैपिटल माइनस होता है? नहीं, ये हमेशा ऐड होता है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर बी होगा। और यहाँ पे ये जो प्लस माइनस कैपिटल है ना, बस इतना याद रखना कि ये प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, तो अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा और नेट लॉस है तो लेस होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स, अब देखो जब भी हम गुड्स बेचते हैं सिर्फ इतना लिखा हो सोल्ड गुड्स तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें भी सेम एंट्री होगी कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर कैश, देखो यहाँ पे भी कैश लिखा है, इसका मतलब एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। यही एंट्री हम लोग करते हैं। हम लोग हरीश का नाम यहाँ मेंशन नहीं करते, सिर्फ नरेशन में मेंशन करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज सोल्ड गुड्स टू हरीश। अब देखो इसमें कैश कहीं मेंशन नहीं किया है, बल्कि स्पेशली लिखा है कि हमने गुड्स किसको बेचा है, हरीश को बेचा है, बट कैश नहीं रिसीव हुआ है इसलिए मेंशन नहीं किया है। तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि हमने किसको सेल किया है, हरीश को सेल किया है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि डी बेसिकली क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस पहले देख लेते हैं कि अगर हम असेट की बात करें तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस। इनकम के साथ हम गेन कह सकते हैं और एक्सपेंस के साथ लॉसेस। बेसिकली यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे और ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्लियर? तो देखो कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड ये दोनों क्या है, खर्चा है कंपनी का, ये दोनों ही खर्चा है बिजनेस का, तो इसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड, नाम से समझ में आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो लौट के वापस आया, दैट इज सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। एंड लास्ट वन इज रिटर्न आउटवर्ड, नाम से समझो रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो लौट के वापस जा रहा है, तो जो आपने खरीदा होगा वही तो वापस जाएगा, तो परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब हम परचेज की बात करें तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो रिटर्न का क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट
लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड वाइल, कब हम करते हैं इसको फिल, जब हम पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की। नेक्स्ट, depreciation is a fall in the original cost of an asset, no. A fall in the book value of an asset, a fall in the market value of the asset, none of the above. No doubt करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि depreciation की बात करें तो बुक वैल्यू जब डिक्रीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, depreciation. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर depreciation is एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब हमारा प्रॉफिट बचा उसमें से अगर कंपनी को या एंटरप्राइज को कुछ प्रॉफिट निकाल करके रखना है, जैसे रेवेन्यू रिजर्व हमने बना दिया, जर्नल रिजर्व बना दिया, तो वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मैंडेटरी, कंपनी को वो देना ही होगा, एंटरप्राइज को वो प्रोवाइड करना ही होगा। मतलब जो चीज़ हम पीएल में दिखाते हैं, फिर भले में लॉस क्यों ना हो जाए, एंटरप्राइज को भले ही लॉस क्यों ना हो रहा, बट स्टिल उनको ये खर्चा दिखाना होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। अब परचेज बुक की बात करें तो क्योंकि ये सब्सिडरी बुक है और ये हमेशा क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल परचेजेस। बट क्या इसमें सारे परचेजेस आएंगे, नहीं, इसमें कैश परचेज नहीं आता, सिर्फ क्रेडिट परचेज आता है। क्लियर, पहली चीज़। और दूसरा, ऑल में क्या असेट भी आएगा, गुड्स भी आएगा, नो, असेट्स नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, गुड्स। मतलब अगर आपने गुड्स से रिलेटेड कोई भी क्रेडिट परचेज किया है तो वो आपके परचेज बुक को अफेक्ट करता है। क्लियर, तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट, retrospective method and prospective method are generally used while calculating provision for doubtful debt, change in the method of depreciation, for preparation of balance sheet, for valuation of goodwill. करेक्ट आंसर होगा बी, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बेसिकली जब हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं तब रिट्रोस्पेक्टिव मेथड और प्रोस्पेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, बट अब रिट्रोस्पेक्टिव मेथड डिलीट हो चुका है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मेथड ही बचा है। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर, सिंकिंग फंड आप किसी भी पर्पस के लिए क्रिएट कर सकते हो, असेट के रिप्लेसमेंट के लिए भी, मतलब जैसे आपको पता है कि आपको 10 साल बाद नया असेट खरीदना है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी आप सिंकिंग फंड क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो उसके लिए भी आप सिंकिंग फंड क्रिएट कर सकते हो। तो एज पर गिवन ऑप्शन रिप्लेसमेंट ऑफ असेट भी करेक्ट है एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व may be created if, अब देखो सबसे पहले तो समझो कि सीक्रेट रिजर्व क्यों बनता है। सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा अमाउंट होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स अंडर स्टेटेड होती है, मतलब घट करके दिखे, या लाइबिलिटीज बढ़ करके दिखे, मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस दिख रहा हो, चाहे तो असेट की वैल्यू घट करके दिख रही हो या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होकर के दिख रही हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। क्लियर, अब बेसिकली हम लोग सीक्रेट रिजर्व क्यों बनाते हैं, जनरली ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को या किसी भी कॉम्पिटिटिव रीज़न से आप ये दिखाते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, जबकि एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, अच्छी होगी, मतलब जो आप शो कर रहे हो एटलीस्ट उससे तो बेटर होगी। क्लियर, तो आप देखते हैं गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। फिक्स्ड assets are sold at a profit, no. Goodwill is written off, no. Patent is amortized, no. Closing stock is undervalued. अब देखो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक घटा करके दिखाया तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट में किस तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घट करके दिखी तो प्रॉफिट भी घट के दिखेगा, और क्योंकि आपका जीपी अगर कम आया तो आपका एनपी भी कम ही दिखेगा। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। Next, while calculating consignment stock, which of the following expense incurred by the consignee will be taken? हमेशा याद रखना कंसाइनमेंट की अगर हम बात करें तो कंसाइनी वो पैसे कंसाइनर से रीइंबर्स करा लेता है जो अप टू गोडाउन तक के है, मतलब गोडाउन पहुंचने तक का जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनी किससे लेता है, कंसाइनर से। तो ऑप्शन देखते हैं, गोडाउन रेंट, नो, गोडाउन में पहुंच चुका है। कैरेज टू गोडाउन, गोडाउन लाने तक का जो खर्चा है या कह सकते हैं भाड़ा है, तो वो किस फेयर है वो किससे लेगा, वो तो कंसाइनर से रिम्बर्स कराएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी किसका होता है, कंसाइनी का होता है, वो रिम्बर्स नहीं करा सकता। एंड कमीशन पेबल, एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिजर्व इज
अब रिजर्व देखो आप अपनी मर्जी से बनाते हो तो ये हमेशा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डैश फ्रॉम डेटर्स। नो डाउट अगर हम लोग डेटर्स की बात करें तो इसमें से हम बैड डेट लेस करते हैं, फिर इसमें से हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करते हैं, और फिर जो बैलेंस आता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, जैसा हमने देखा है कि डेटर्स में से क्या चीज़ें माइनस होती हैं, किस पे कैसे प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें इशू होता है। तो इस पॉइंट में अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, हम इसके लिए स्पेशली एक क्लास अपलोड कर देंगे जहाँ हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको डेटर्स में से कब क्या लेस करना होगा और किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। नेक्स्ट, बैड डेट इज अ रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव। अब देखो कैपिटल लॉस तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल में। बट रेवेन्यू एक्सपेंस भी नहीं है क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये हमारा क्या है, नुकसान है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, रेवेन्यू लॉस। नेक्स्ट, नॉन रिफंडेबल लाइफ मेंबरशिप फीस कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ अ क्लब इज। अगर हम बात करें लाइफ मेंबरशिप फीस की तो नो डाउट ये मेरे लिए क्या होती है, कैपिटल रिसीट। क्लियर? जैसा कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पूरा डिटेल डिस्कशन किया भी था, तो वहाँ हमने बताया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस बेसिकली हमारा क्या है, कैपिटल रिसीट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एसेट इज अ। अगर नए एसेट से रिलेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो ये हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये नए एसेट का पार्ट बनेगा, उसके कॉस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर म्यूचुअल सेट ऑफ बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स विल बी। जब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में कोई कॉमन पार्टी होती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उतना पैसा सेट ऑफ कर देते हैं पार्टीज के बीच में, और उस केस में देखो सिंपली एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। क्यों? क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को भी कम करना है और डेटर्स को भी कम करना है। तो क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो और डेटर्स को क्रेडिट कर दो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग सेल्स रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलोज फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। सिंपली यहाँ किसकी बात करें, मैचिंग कॉन्सेप्ट की। एंड क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अदर कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, तो अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो क्लासेस ज़रूर से कवर कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, द प्रॉफिट विच अराइजेज फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड। अब देखो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा होता तो सिंपली हमारा आंसर क्या होता, रेवेन्यू प्रॉफिट। बट क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा है तो आंसर क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड जो हमारा प्रॉफिट होता है वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो तो बेसिकली अर्न ही हम कर रहे हैं अपने बिजनेस से। एंड अदर देन दैट जो होता है उसको हम कहाँ डालते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में। एडवांस पे टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स इज, अगर हमने एडवांस पे किया है तो सिंपली क्या होगा, ये लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट हो गया, मतलब बेसिकली हमारा असेट का पार्ट हुआ। तो क्या ये एक्सपेंडिचर है, नो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कोई एक्सपेंडिचर है ही नहीं, ये किसका पार्ट होगा, असेट का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फिक्चर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹1500 वर सोल्ड एट ₹600 इज अ। अब देखो आपने एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 1500 थी उसको बेचा कितने पे, 600 पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये लॉस आ रहा है, ये लॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेवेन्यू लॉस को। क्यों? क्योंकि हम कहाँ शो करते हैं, पीएल में शो करते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रेवेन्यू लॉस। नेक्स्ट, कमीशन पेड इन एडवांस ऑन 31/12/2020, मतलब हम ये मान रहे हैं कि क्लोजिंग की बात कर रहा है। द जर्नल विल बी, आप सिंपली देखो क्योंकि आपने एडवांस में पे किया ना, तो यहाँ पे आप कमीशन का एक लेजर बना लो। कमीशन बेसिकली क्या है, पेड इन एडवांस। अगर हम बात करें कि हमने एडवांस में पे किया तो ये मेरा एक्सपेंस है, तो हम जब भी प्रीपेड की बात करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा और यहाँ हो जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमने एडवांस में पे किया है कमीशन को, तो कमीशन अगर पे किया है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। एंड क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को पे किया, दैट इज हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं।
उस केस में हमारी एंट्री क्या हो गई, बाई प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यही होगी क्योंकि हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड कहाँ दिखाया है, बाई साइड दिखाया है, तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ओपनिंग के लिए पूछा है कि कमीशन पेड इन एडवांस, बट यहाँ पे हमने ओपनिंग ईयर की बात की, तो अब इस क्लोजिंग बैलेंस को हम टू साइड ट्रांसफर करेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस करके, किसका, प्रीपेड का, तो एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड कमीशन अकाउंट। क्लियर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दिया है, वही दिया है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड कमीशन अकाउंट। होपफुली पॉइंट सबको क्लियर होगा। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक लेजर बना दिया कमीशन अकाउंट का और उसके बेसिस पे हमने एंट्रीज ड्राफ्ट कर ली। नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ एन असेट डेबिटेड टू असेट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ एरर। आपने असेट में रिपेयर कराया और उसको गलती से कहाँ डाल दिया, असेट में, मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपका रेवेन्यू नेचर का था उसको आपने कैपिटल एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, तो ये किस तरह का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इन सारे एरर्स पे भी हमने अलग से क्लास अपलोड की हुई अपने चैनल पे। नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट आउटस्टैंडिंग रेंट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग रेंट को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास पीएल में जो भी रेंट दिया होता है उसमें हम आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर देते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, यही करते हैं, दैट इज लायबिलिटी साइड। तो गिवन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही देखो लिखा है, एडेड टू रेंट इन पीएल, यस, एंड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, यस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, इन अ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इफ यू हैव ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल ड्रॉन, normally what will be the balancing figure in the credit side। सिंपली बिल रिसीवेबल अकाउंट की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा डेबिट में, एंड क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड होगा। क्लियर। बिल जितना ड्रॉ किया है वो भी हमारे पास दिया है, तो टू बिल ड्रॉन, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यहाँ जो भी आपको पैसा मिला है, कैश मिला है या चेक मिला है, बेसिकली जो भी आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर वही आता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मैच्योरिटी पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी शोन इन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम कहाँ दिखाते हैं, असेट साइड, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताया था। नेक्स्ट, हाउ विल यू क्लोज द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को आप कैसे क्लोज कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या आपके पास एक और ऑप्शन हमने बताया था कि हम इसको परचेज अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमारे पास दोनों ही ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ईदर ए और बी। नेक्स्ट, जनरली एडवांस पेड बाय द कंसाइनी इज रिटन इन। अगर हमने एडवांस पे किया है किसको, कंसाइनी को, तो ये एक तो कंसाइनी के अकाउंट में जाएगा, जो हम कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट के बाद, एक तो उसमें लिखते हैं कि हमने इनको एडवांस पे किया है, और दूसरा हम बैंक अकाउंट में मेंशन करते हैं कि हमने एडवांस पे किया है किसको, कंसाइनी को। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर ए भी हो सकता है एंड सी भी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट इज ओपनड। कंसाइनमेंट डेटर्स सिर्फ और सिर्फ तब ओपन होगा जब कंसाइनी मार्केट में गुड्स बेचेगा क्रेडिट पे। क्यों, क्योंकि गुड्स सेल करने का राइट बेसिकली हमने किसको दे रखा है, कंसाइनी को। क्लियर। कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो गुड्स सेल होता है वो कौन सेल करता है, कंसाइनी। तो कंसाइनी जब गुड्स सेल करता है क्रेडिट पे, उधार पे, तभी तो डेटर अकाउंट ओपन होगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए, व्हेन देयर इज क्रेडिट सेल बाय कंसाइनी। नेक्स्ट, हु विल बियर द लॉस ड्यू बैड डेट। अब देखो बैड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है किसको, कंसाइनी को, तो उस केस में तो कंसाइनी बियर करेगा, बट अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है, सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया है, तो उस केस में जो भी बैड डेट का लॉस होता है वो किसको बियर करना होता है, कंसाइनर को। कंसाइनी उस केस में बियर नहीं करता। सिंपली इसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ अपने सेशंस में, हमने वहाँ क्लियरली बताया है कि कंसाइनर 3 तरह के कमीशन दे सकता है, जिसमें से एक कमीशन होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन वो तब देता है जब वो कहता है कि आप, मतलब कंसाइनी को बोलता है कि आप उधार पे सेल करो, क्रेडिट पे सेल करो, और जो भी लॉस होगा वो आप खुद बियर करना। क्लियर। तो गिवन ऑप्शन में इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड बाय द कंसाइनी,
इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड देन बाय द कंसाइनर। करेक्ट क्या होगा? सी, दोनों ही करेक्ट आंसर है कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे हुआ है तब सारा बैड डेट का लॉस कंसाइनी बियर करेगा, वो कभी भी रीइंबर्स नहीं करा सकता कंसाइनर से। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन का पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन का पेमेंट हुआ है, तब तो कंसाइनर को बियर करना ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, if there is opening balance of provision for bad debt of rupees 5,000 and there is a bad debt during the year of rupees 2,000, what should be the journal entry? अगेन देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट का एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर? अब क्योंकि हमारा लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? बाई साइड। हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? टू साइड, टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, क्लियर? अब जो भी ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स होगा वो हम लिखते हैं टू बैड डेट्स, और इस बैड डेट को और जो भी बैलेंस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रोविजन का? 5,000। एंड आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा बैड डेट कितना हुआ? 2,000। तो हमसे एंट्री पूछा है, तो एंट्री तो सिंपली क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कितने से? 2,000 से। ये तो सिंपल एंट्री पूछा था क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कितने अमाउंट से? 2,000 से। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल? इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब अभी हमें मिलनी है, दैट इज अक्रूड की बात कर रहे हैं कि हमने अर्न की है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे इनकम की बात हुई तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट में जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? अक्रूड, दैट इज असेट, तो वो डेबिट में जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट, fill up the blank. Works cost, that is factory cost, is equal to prime cost plus dash plus opening WIP minus closing WIP. प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास क्या आता है? वर्क कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, फैक्ट्री ओवरहेड। अब कॉस्ट शीट पे भी हमने डिटेल सेशन अपलोड किया है जहाँ पे हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट टू डेबिट? नो डाउट अगर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें तो क्योंकि ये असेट है, और अगर ये असेट है तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंक्रीज इन असेट, क्योंकि असेट इंक्रीज करता है इसीलिए इसको हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। नेक्स्ट, हाउ विल यू राइट द अकाउंटिंग इक्वेशन इफ गुड्स आर परचेज्ड इन क्रेडिट? अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है तो सिंपली देखो ये असेट साइड है, इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपका असेट इंक्रीज होगा गुड्स से, एज वेल एज लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी क्रेडिटर से। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज इन स्टॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंट सेल्स? अकाउंट सेल्स बेसिकली हमने कंसाइनमेंट में बताया था कि जब कंसाइनी कंसाइनर को डिटेल सेंड करता है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के एंड पे, ईयर एंड पे, या कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे, जब वो उनको डिटेल्स भेजता है कि उसने ड्यूरिंग देयर कितना सेल किया, कितने पे सेल किया, उसका कितना कमीशन ड्यू है, कितना उसने खर्चा पे किया है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, डिटेल्स सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर रिपोर्टिंग हिज सेल्स एक्सपेंसेस एंड कमीशन। नेक्स्ट, व्हेन करंट अकाउंट इज ओपनड इन पार्टनरशिप? करंट अकाउंट सिर्फ तब ओपन होगा जब हम फिक्स्ड सिस्टम फॉलो करें, क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग में सिंपली हमें क्या बनाना था? कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और फिक्स्ड सिस्टम का यही था प्रोसेस कि हम इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं एज वेल एज करंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, व्हेन कैपिटल इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड सिस्टम। नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम इन द करंट ईयर्स पीएल अकाउंट, द अंडरलाइंग अजम्पशन बीइंग, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? मैचिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। नेक्स्ट, व्हाई आर द टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इक्वल? नो डाउट रीजन है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और इन सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन पहले किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट सेल? देख लेते हैं। गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, इसके बारे में रहता है इन्फॉर्मेशन। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट इनकर्ड बाय कंसाइनी, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहती है अकाउंट सेल में। एंड एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट पेड टू कंसाइनी, कितना एडवांस पे किया गया था कंसाइनी को, ये भी मेंशन होता है अकाउंट सेल में। बट क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ओपन अंडर जॉइंट वेंचर अकाउंट्स?
अब देखो जॉइंट बैंक होता है, अदर पार्टनर्स अकाउंट भी होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट भी होगा, बट क्या स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपन होता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन पॉपुलर सिंगल एंट्री फॉलोइंग बुक्स आर केप्ट, ओनली कैश बुक? नो। परचेज एंड सेल बुक? ऑल लेजर अकाउंट एंड लेजर? नो। ऑल सब्सिडरी बुक्स? नो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की जाएं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वही बनता है। स्पेशली हम बनाते हैं परचेज एंड सेल बुक। नेक्स्ट, जनरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कैलकुलेटेड इन ऑन विच बैलेंस? नो डाउट ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, what does it mean if machinery closing account is less than opening account? अगर मशीनरी की क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से कम है तो उसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? सेल किया है। एंड इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस कम होता और क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होता तो उसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी का परचेज किया। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सेल। नेक्स्ट, अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम? नो। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक? इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक, कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि सिंगल एंट्री की बात करें तो ये इनकम्प्लीट भी है और अनसाइंटिफिक भी है। क्लियर? अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर लेना। एंड पहले भी हमने जो भी एमसीक्यूज क्लासेस अपलोड किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत रेलेवेंट है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है आपको जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज हमने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड की है जहाँ हम फ्यूचर में जो भी क्लासेस अपलोड करेंगे रिलेटेड टू सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर, उन सब के अपडेट्स, सारे नोट्स आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ आपको ये सारे नोट्स, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ई बुलेटिन है, वो सब आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है, पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।